हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कक्षा 7 का ये चैप्टर है एसएसटी का। लेसन नंबर दोस्तों है 4। इसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और ये वीडियो इसकी दूसरी। तो पहले हमने यहाँ तक कवर किया था, अब हम इसको इससे आगे पढ़ेंगे। आइए विचार करें। यानी समाज में असमानताएं अनेक रूपों में पाई जाती है। यानी हम समाज के अंदर हम अलग अलग चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती है, कई प्रकार से हो सकती है। कैसे? क्या आपने कभी कैसी ऐसी कोई घटना देखी है या आपने कभी फील की है जब आपको या आपके किसी परिचित को दूसरों से भिन्न समझा गया हो? यानी आपके रिश्तेदार को, आपके जानकार किसी भी व्यक्ति को क्या है कि दूसरों से उसको अलग माना गया हो। क्या आप मानते हैं कि समाज में समानता आवश्यक है? यानी समाज के अंदर समानता, मिलजुल कर के रहना, सभी भेदभाव आपस में नहीं रखना, ये चीज़ें क्या है कि बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगता है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हाँ तो क्यों? यदि बात सही है भी है तो किस लिए? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी पहल को देखा है जिनके द्वारा समाज में असमानता को कम करने का प्रयास किया गया हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों को और बहुत सारी असमानताओं को मिटाने का प्रयास किया। जैसे जातिगत भेदभाव है, काम के हिसाब से भेदभाव है, इसको मिटाने का प्रयास लोगों ने किया है। अनेक ऐसे जो समाज सुधारक भारत के अंदर हुए हैं। भारत के अन्य भागों में विकास। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में व्यापार, तीर्थ यात्रा तथा सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग में विकसित हुए। इनमें दो मार्ग उत्तरापथ, यानी कितने रास्ते निकले? दो। कौन कौन से? सबसे पहले था एक था उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणी पथ, विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे, जिनका उल्लेख साहित्य में मिलता है। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से गंगा के मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। यानी जो रास्ते निकले, यहाँ से क्या होता? व्यापार होता था, आने जाने का रास्ता था। दूसरा मार्ग कौशाम्बी, जो प्रयागराज के पास है, उस समय महाजनपदों में से एक की राजधानी थी। वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। जब हम भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे तब इन मार्गों पर और विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। यानी कि भारत के जो अन्य भाग थे ना, उनसे क्या होता था? व्यापार होता था, तीर्थ यात्रा और सैनिक अभियान इसके द्वारा, इन रास्तों द्वारा किए जाते थे और संचार का मार्ग भी यही था। तो ये रास्ते कौन कौन से थे? उत्तरापथ और दक्षिणापथ, यानी दो रास्ते थे। इन रास्तों पे ये चीजें हो रही थी। इसके अतिरिक्त अनेक समानांतर मार्ग भी थे, भारत के अन्य भागों को जोड़ते थे। यानी इन रास्तों के अलावा कुछ और रास्ते थे जो भारत को और भागों से जोड़ते थे, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, जो व्यापार के सक्रिय केंद्र थे। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर उभरे, जैसे शिशुपालगढ़ है, वर्तमान भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है ये, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी उस टाइम की। यह नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना था, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ऐसा नहीं कि एक मकान यहाँ तो एक कहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से ये चीजें बनी हुई थी, जिसमें सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी सड़कें थी, यानी बहुत ही मजबूत किले थे और आने जाने के लिए बड़ी बड़ी चौड़ी है वो सड़कें थी। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास हुई। यद्यपि नवीनतम क्या कह रहा है, यानी भारत उपमहाद्वीप जो क्षेत्र था ना, दक्षिण का इलाका विशेष तौर से, वहां पे नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास हुई थी। यद्यपि नवीनतम, यानी जो नई जो खुदाई हुई है, उसमें संकेत मिलते हैं कि शिशुपाल आधुनिक भुवनेश्वर ओडिशा का उपनगर है। 1498 प्रथम बार उत्खनित नगर में प्रवेश करने वाले द्वारों में से एक, जो दुर्ग की प्राचीरों के मध्य स्थित है, यानी दीवारों के द्वार के बाहर जल से भरी परिखा खाई देखी जा सकती है। ध्यान दें कि द्वार सोच समझकर संकरा बनाया गया था। ये हमने उस पहले पार्ट में डिस्कस किया था। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सफाई वगैरह कर रहा है क्या, इस तरह से वो बना हुआ था, जिससे लोगों को
सामान की आवाज पर नियंत्रण रखा जा सके। अब ये समय रेखा है इसकी, यानी 1900 से 300 सामान्य संवत पूर्व तक की समय रेखा। 1900 यहाँ हो गया, यहाँ पे 12, 800, 400 से 300 सामान्य संवत पूर्व, ये जनपद का टाइम है और ये महाजनपद। 1900 से 300 सामान्य संवत पूर्व तक की समय। अब ये शंख वगैरह है और ये चीजें आप देखिए, चित्र इस प्रकार की ये प्राचीन चीजें हैं। इरोड के निकट को कोडुमनाल तमिलनाडु में शंख और उद्योग रत्न है ये, इसको आप देख सकते हो। व्यापारिक गतिविधियां इस काल से पूर्व भी विद्यमान थी, यानी व्यापार है वो इस टाइम से पहले भी होता था। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ। ये आपको याद रखना है, बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर ये क्वेश्चन हमें मिला है और कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है। यानी 3 राज्य प्रमुख दक्षिण भारत में कौन कौन से हुए? चोल, चेर और पांड्य, ये राज्यों का उदय हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीनतम तमिल साहित्य में राज्यों तथा उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। दक्षिणी क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण तथा सुगंधित मसालों जैसे संसाधनों से समृद्ध थे। अतः उन्होंने न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों पर साम्राज्यों के साथ भी लाभप्रद व्यापार किया। यानी कि इन चीजों का, मसालों का, सुगंधित जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं ना, इन मसालों का क्या है कि व्यापार है वो किया गया इन साम्राज्यों के और राज्यों के साथ आपस में। 300 या 200 सामान्य संवत पूर्व के लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था। यानी कि वस्तुएं और संस्कृति से एक दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया या दक्षिणी पूर्व एशिया तक भी पहुंची। क्या हुआ कि जब व्यापार हुआ ना लोग एक दूसरे के साथ, तो जो चीजें थी, जो संस्कृति किसे कहते हैं, हमारा जो खान पान है, वेशभूषा, रहने सहने का ढंग है ना, उसी को हम कहते हैं संस्कृति। और जब हम मान लो मैं अफ्रीका की मान लो जैसे, तो वहाँ के लोग जिस प्रकार से वो खाते हैं या फिर जो पहनते हैं, तो वो चीजें आज हमारे अंदर क्या है कि आ गई है, उस चीज को हमने अपना लिया है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। और कई बार तो वहाँ के लोग है वो भी पगड़ी वगैरह बांध लेते हैं देख करके। इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर से नवीन परिवर्तन आए, जिन्होंने भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ कर दिया। तो लेसन आपका यहीं तक, लेकिन इसको और देख लेते हैं। दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत से उत्तर और मध्य भारत के उस भागों में जनपदों का उदय हुआ। ये छोटे राज्य जिनका शासक एक राजा होता था, ये हमने डिस्कस किया, जो वरिष्ठ जनों की परिषद से परामर्श लेकर निर्णय करता था। यानी इस टाइम का जो राजा था ना, वो एक निरंकुश राजा उसको नहीं हम कह सकते। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में 16 महाजनपद प्रथम संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। कितने थे? 16, आपको याद रखना है। इसी कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। यानी पहला तो समाप्त हो गया और उसके बाद में दूसरा है वो नगरीकरण, यानी लोग है वो नगरों के अंदर बसने शुरू हो गए, जो गंगा क्षेत्र से दक्षिण भारत तक सभी दिशाओं में फैल गया था। लगभग 300 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपदों का अस्तित्व है वो फिर समाप्त हो गया। यानी वो देखा था ना, इस तरह से यूं पीछे आ रहा है। इसी अवधि में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा संपूर्ण उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला विशाल सड़क मार्ग बना। इन मार्गों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं, विचारों एवं शिक्षाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। इसको जब वीडियो अलग से बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।